नमस्कार। मेट टॉक 19 में सबका स्वागत है। आज हम एक बहुत ही ज़रूरी टॉपिक ब्रेस्ट फीडिंग पर एक एकदम तेज़ और असरदार रिवीजन करने वाले हैं। अगर नॉट सेट जैसे एग्जाम्स की तैयारी चल रही है तो ये सेशन खास तौर पर मददगार होगा। तो चलिए एक बहुत ही मजेदार सवाल से शुरू करते हैं। आखिर क्यों माँ के दूध को एक लिविंग फ्लूइड या जीवित तरल कहा जाता है? इसका जवाब पता है कहाँ छिपा है? इसकी कमाल की बनावट में, जिसे हम आज समझने वाले हैं। आज की इस चर्चा में हम इन 5 मेन एरियाज को कवर करेंगे। सबसे पहले कुछ ज़रूरी परिभाषाएं, फिर माँ और बच्चे के रिफ्लेक्स, उसके बाद ब्रेस्ट मिल्क की बनावट, फिर देखेंगे कि कब ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करानी चाहिए और आखिर में नर्सिंग के लिए एक प्रैक्टिकल गाइड। ठीक है, तो शुरू करते हैं हमारे पहले सेक्शन द एसेंशियल्स के साथ। इसमें हम उन बेसिक कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे जो एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं। सबसे पहले आता है एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग। इसका सीधा सा मतलब है जन्म से लेकर पहले 6 महीनों तक बच्चे को सिर्फ और सिर्फ माँ का दूध देना है। जी हाँ, कोई और खाना, कोई और ड्रिंक, यहाँ तक कि पानी भी नहीं। ऐसा इसलिए है क्योंकि माँ के दूध में खुद ही लगभग 87% पानी होता है, जो बच्चे की पानी की जरूरत को आराम से पूरा कर देता है। चलिए अब दूसरे सेक्शन पर चलते हैं, माँ और बच्चे के रिफ्लेक्स। इसे आप ब्रेस्ट फीडिंग का बायोलॉजिकल डांस भी कह सकते हैं, जहां माँ और बच्चे दोनों के शरीर एक साथ तालमेल में काम करते हैं। देखिए, ब्रेस्ट फीडिंग का पूरा खेल 2 मेन हार्मोन्स पर टिका है। पहला है प्रोलैक्टिन, जिसे हम कह सकते हैं प्रोडक्शन हार्मोन, क्योंकि पी फॉर प्रोलैक्टिन और पी फॉर प्रोडक्शन, इसका काम है दूध बनाना। और दूसरा है ऑक्सीटोसिन यानी इजेक्शन हार्मोन, जो बने हुए दूध को बाहर निकालने यानी लेट डाउन रिफ्लेक्स के लिए जिम्मेदार है। हाँ, एक बहुत ज़रूरी क्लिनिकल पॉइंट याद रखना है, ऑक्सीटोसिन वाटर रिटेंशन करा सकता है, जिससे वाटर इंटॉक्सिकेशन का खतरा बन सकता है। अब बात करते हैं बच्चे की। बच्चे में भी कुछ रिफ्लेक्स होते हैं जो इस प्रोसेस को पूरा करते हैं। सबसे पहला है रूटिंग, मतलब जैसे ही बच्चे का गाल छुओ वो उसी तरफ मुंह घुमा लेता है। इसके बाद आता है सकिंग यानी चूसना, और फिर स्वॉलोइंग मतलब दूध को निगलना। ये तीनों एक के बाद एक काम करते हैं और एक सक्सेसफुल फीडिंग को पक्का करते हैं। चलिए अब हमारे तीसरे सेक्शन में हम माँ के दूध की बनावट को थोड़ा और गहराई से समझते हैं और जानते हैं कि आखिर ये बच्चों के लिए सबसे अच्छा खाना क्यों है। जैसा कि ये चार्ट दिखा रहा है, माँ के दूध का सबसे बड़ा हिस्सा तो पानी है, लगभग 87%। इसके अलावा इसमें करीब 7% कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जो एनर्जी देते हैं, 4% फैट है जो दिमाग के विकास के लिए बहुत जरूरी है, और लगभग 1.5% प्रोटीन होता है जो शरीर को बनाता है। ये टेबल एग्जाम के लिए बहुत ज़रूरी है। देखिए, माँ के दूध में जो मेन प्रोटीन होता है वो है वे, जो बहुत आसानी से पच जाता है। वहीं गाय के दूध में केसीन ज़्यादा होता है, जिसे पचाने में बच्चों को मुश्किल होती है। और एक बहुत बड़ा फ़ायदा ये है कि माँ के दूध से आयरन का एब्जॉर्प्शन कई बेहतर होता है, जो बच्चे को एनीमिया से बचाता है। माँ का दूध असल में बच्चे के लिए कुदरत की पहली वैक्सीन है। इसमें इम्यूनोग्लोब्युलिन ए जैसी एंटीबॉडीज होती हैं जो बच्चे को इन्फेक्शन से बचाती हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, इसमें लैक्टोफेरिन ई कोलाई से, PABA मलेरिया से और बाइल सॉल्ट ज़ियार्डिया से बचाता है। सच में कमाल है ये एक सुपर इम्पॉर्टेंट एग्जाम फैक्ट है। जो माएँ समय से पहले बच्चे को जन्म देती हैं यानी प्री टर्म, उनके दूध की बनावट थोड़ी अलग होती है ताकि बच्चे की खास ज़रूरतों को पूरा किया जा सके। इसे याद रखने का एक बहुत आसान तरीका है सिप्स। S से सोडियम, I से इम्यूनोग्लोबुलिन और आयरन, P से प्रोटीन और S से शुगर। इन सब की मात्रा प्री टर्म मिल्क में ज़्यादा होती है। ठीक है, अब हम अपने चौथे सेक्शन में आ गए हैं। इसमें हम ब्रेस्ट फीडिंग की कुछ कमियों और सीमाओं के बारे में बात करेंगे। ये क्लिनिकल प्रैक्टिस के लिए जानना बहुत ज़रूरी है। माँ का दूध बेस्ट है, लेकिन इसमें कुछ चीज़ों की कमी होती है, जैसे कि विटामिन के, और यही वजह है कि जन्म के समय सभी बच्चों को इसका इंजेक्शन लगाया जाता है। साथ ही विटामिन डी की भी कमी होती है, जिसके लिए सप्लीमेंट्स दिए जाते हैं। और हाँ, जो माएँ पूरी तरह शाकाहारी होती हैं, उनके दूध में विटामिन B12 की कमी का भी ख्याल रखना पड़ता है। अब आते हैं कॉन्ट्राइंडिकेशंस पर, मतलब वो कौन सी हालतें हैं जिनमें ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करानी चाहिए। इन्हें 2 हिस्सों में बांटा गया है। एब्सोल्यूट, जहां ब्रेस्ट फीडिंग बिल्कुल मना है, जैसे कि अगर बच्चे को गैलेक्टोसीमिया हो, और दूसरा है रिलेटिव,
जहां कुछ खास सावधानियों के साथ ब्रेस्ट फीडिंग कराई जा सकती है, जैसे अगर माँ को एक्टिव टीबी हो। और अब हम आ गए हैं अपने आखिरी सेक्शन पर, एक प्रैक्टिकल नर्सिंग गाइड। इसमें हम वो बातें जानेंगे जो एक नर्स के लिए बहुत काम की हैं। ये एक बहुत ही प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट है। हर बार जब बच्चा दूध पीना शुरू करता है तो शुरुआत में जो दूध आता है उसे कहते हैं फॉरम मिल्क। ये पतला होता है और बच्चे की प्यास बुझाता है। और जब बच्चा पीता रहता है तो आखिर में जो गाढ़ा दूध आता है वो है हिंड मिल्क। इसमें फैट ज्यादा होता है और ये बच्चे की भूख मिटाकर वजन बढ़ाने में मदद करता है। इसीलिए कहते हैं कि बच्चे को एक स्तन पूरी तरह से खाली करने देना चाहिए। एक सफल ब्रेस्ट फीडिंग की सबसे ज़रूरी चीज़ है गुड अटैचमेंट। इसके संकेतों की ये चेकलिस्ट हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए। बच्चे का मुंह पूरा खुला हो, होंठ बाहर की तरफ मुड़े हों, थोड़ी स्तन से सटी हो, नाक खुली हो ताकि वो सांस ले सके, और सबसे ज़रूरी, बच्चे के दूध निगलने की धीमी और लयबद्ध आवाज़ सुनाई दे। अगर दूध को निकालकर स्टोर करना हो तो ये गाइडलाइंस बहुत ज़रूरी हैं। रूम टेम्परेचर पर इसे 6 से 8 घंटे तक रख सकते हैं, फ्रिज में 24 घंटे तक और फ्रीज़र में -20 डिग्री पर 3 महीने तक ये सुरक्षित रहता है। तो इस सारी जानकारी के बाद आखिर में एक सवाल हम सबके लिए है। एक हेल्थ केयर प्रोफेशनल होने के नाते हम माँओं को उनकी ब्रेस्ट फीडिंग की इस यात्रा में और बेहतर तरीके से कैसे सपोर्ट कर सकते हैं? ये हमारे काम का एक बहुत ही नाजुक और अहम पहलू है। उम्मीद है कि ये रैपिड रिवीजन सबके लिए फायदेमंद रहा होगा। इसी तरह के और हाई यील्ड टॉपिक्स के लिए हमारे चैनल medtalk_19 को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।